This meeting is being recorded. अच्छा जनाब, मेरा ख्याल है आपके क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जी सर। आपने 3 चीजों का किया था, एक रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स, एक चेंज मैनेजमेंट थ्योरी। जी सर, ये दो मेरे टॉपिक्स थे जिन पे मैं थोड़ा सा और इलूसिडेशन चाह रहा था ताकि क्लैरिटी और आ जाए। और तीसरा था नेट प्रमोटर स्कोर। जी सर, ये एक लफ्ज़ था जो कि मतलब हजम नहीं हो रहा था कि इसमें है क्या तफसील से ना सर, ये वाली चीज भी। अच्छा, आपने ये पहला मेरा लेक्चर अटेंड किया था जो रिस्क के बारे में हमने बात की थी? सर एकदम से रिकॉल तो नहीं हो रहा, ये लेकिन आप जी थर्ड जो मॉड्यूल है इसके अंदर था, थर्ड मॉड्यूल की 16वीं स्लाइड। ठीक। अच्छा सर, ये एक्चुअली आपकी वीडियोस देखते ना तो मुझे अब मिक्स हो रहा है कि मतलब वीडियोस तो मैंने देखी हैं, मुझे समझ नहीं आ सका, क्लैरिटी नहीं आई, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ कि मतलब ये वाले सवाल लेकर आया हूँ। अब अगर मुझे कुछ याद भी आ रहा है तो मुझे आपकी वो वीडियो ही याद आ रही है सर, क्योंकि उसमें भी आप ही की आवाज होती है। जी ओके। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं रिस्क को, देख लेते हैं पहले। देखें जो रिस्क है, अगर आप इसको स्लाइडों की तरफ चले जाएं, वापस स्लाइडें, तो आपको ये नजर आएगा कि 2.3 टॉपिक है हमारा असेस एंड मैनेज रिस्क। इसमें हमने डिटेल में रिस्क आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स का भी जिक्र किया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं आगे। डिटरमिन रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, आइटरेटिवली आइडेंटिफाई, assess and prioritize risk and risk response, और determine risk responses और फिर implement risk responses। तो यहाँ पे वो सारा कुछ डिस्कस हुआ है। ये आपके ECO 2.3.1 और 2 के मुताबिक है। आगे देखिएगा, एक मिनट आगे चलता हूँ। रिस्क बिल्कुल शुरू से शुरू होता है। ये पहले वो रिस्क को डिफाइन करता है। ये मेरे हिसाब से काफी डिटेल में ये इसको डिस्कस किया है। इफ यू कैन गो बैक टू थर्ड मॉड्यूल तो ये चीज आपको वहां बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेगी, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैंने ये पढ़ाया था तो काफी सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स आया था। अब या तो आप मुझे ये बता दें कि इनमें से कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई, तो मैं फिर उसके ऊपर फोकस करूं, नहीं तो पूरा तो टाइम लग जाएगा काफी। नहीं सर, पूरा नहीं। देखें, रिस्क की डेफिनेशन कि वो अनसर्टेन इवेंट होता है, कंडीशन होती है, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कैसे एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से परफॉर्म करना है वगैरह, ये मुझे समझ आ रहा है। क्लासिफिकेशन भी किसी हद तक समझ आई हुई है। ठीक है, आपने रिस्क की टाइप्स भी बता रखी थी, आपने एपेटाइट और टॉलरेंस का फर्क भी बताया था। जी थ्रेशोल्ड आपने सेट किया था, वो आई अंडरस्टैंड। वो लो एंड हाई के बारे में आपकी वीडियो में बड़ा तफसील से था उसके अंदर। अगर सर आप बस इसको एक मतलब कि सर ये इतनी डिटेल है कि मैं मतलब इसको ना एक सर्कल में क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ अपने एब्जॉर्ब करने के लिए ना इसको। तो मुझे एक्चुअली समझाना नहीं आ रहा कि मैं सवाल जो है बेसिकली टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स तो हैं, बट ये इन सर्कल नहीं कर पा रहा, मैं इसको किसी जगह पे क्लोज नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये जब भी पढ़ता हूँ सुनता हूँ तो कुछ और ही निकलना शुरू हो जाता है सर। ये देखिए जी, अब जरा पहले ये देखिए रिस्क क्या है। हमने ये बयान किया था कि रिस्क कोई भी ऐसी चीज जो जिसके होने का मुमकिन इम्कान हो, ऐसा हो सकता है लेकिन यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। ठीक है ना जी। अब ये जो चीज जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है, ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो हमें सोचनी पड़ेंगी। अच्छा, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। और ये कब सोचना है? ये सोचना है शुरू में, प्लानिंग के वक्त। जब प्लानिंग कर रहे हैं उस वक्त सोचें कि अच्छा यार, ये जो हमने एक्टिविटी रखी है कि हमने जनाब यहाँ से सीढ़ी से ऊपर चढ़ना है, तो सीढ़ी जो है वो क्रैक भी हो सकती है, टूट भी सकती है, या हो सकता है हम ऊपर जाएं तो ऊपर जिस चीज को लेने जा रहे हैं वो वहां ना मौजूद हो। कुछ भी हो सकता है, जो ऑल द पॉसिबिलिटीज विच कुड बी देयर, जो आपको पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं। मतलब ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि ये जो अनहोनी है अगर हो जाए तो आपको बहुत फायदा पहुंच जाए, ये पॉजिटिव रिस्क होगा।
और एक है कि ऐसी ऐसी बात है जो होने का इम्कान है और अगर हो जाए तो हमें नुकसान पहुंच जाएगा, तो वो नेगेटिव रिस्क है। तो इन बेशक वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको असेस करने का तरीका ये होता है कि असल में रिस्क के कंपोनेंट्स देखे जाते हैं। रिस्क के दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसके होने का इम्कान, प्रोबेबिलिटी उसकी, और दूसरा उससे होने वाला फायदा या नुकसान। आप कहते हैं कि ये जो काम है इसके होने का इम्कान 20% है, और अगर ये हो गया तो इससे हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी इज 20% एंड उससे होने वाला डैमेज जो है वो 1 लाख रुपए का है। तो इसका इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय उससे जो डैमेज होना है। सो ठीक 20% मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू व्हाट? ये आनी भाई? सर, ये 2 मिलियन हो जाएगा ना, एंड डिवाइड बाय 100 कर देंगे। नहीं क्यों 100 कर देंगे? किसने 20,000 कहा? आप परसेंट कह रहे हैं ना सर? परसेंट तो आपने हो गया परसेंट ना। कहा था ना सर? मेरा मतलब जी है जी। 20% ऑफ 1 लाख क्या होगा? अच्छा 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 अच्छा, सही वही सही सही। बात है ना, 0.2 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1 लाख कर लें, या आप कहें जी, 20% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय तो वो 1 लाख, तो 20,000 है। वो भी एक ही बात है। तो क्या जवाब आएगा? सर 20,000 आएगा ना, 1 लाख का 20%। 20,000। तो मिलियन वाली बात आप जो है ना वो गलत कर रहे थे। नहीं सर, वो गलत कह रहे, ठीक कह रहे हैं, वो राइट। मैंने बाद में मल्टीप्लाई करा सर। हाँ जी, और ये 20,000 जो है ये नुकसान है, तो ये माइनस में आएगा। और अगर फायदा होता, पॉजिटिव रिस्क होता, तो प्लस में आता। ये जी इससे मुझे इतना फायदा हो जाएगा कि 30% चांसेस हैं कि मुझे 5 लाख की लॉटरी मिलेगी, तो 5 लाख मल्टीप्लाइड पे 0.3 कर लेंगे, तो ये जनाब जो भी कोई उसकी अमाउंट बनती है 5 इंटू 1,50,000 आ जाएगा। हाँ जी 1 लाख। तो ये इस तरीके के साथ ये चीज निकलेगी। इस तरह से हम इसे करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो रिस्क है, ये तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, बड़े भी रिस्क होंगे, छोटे भी होंगे, ज्यादा बहुत ज्यादा होंगे। मतलब हर एक्टिविटी, फर्ज करें आपके प्रोजेक्ट में 1,000 एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी के अंदर से 10-10 रिस्क है तो ये कितने बन गए? ये तो सर कोई ये तो 10,000 रिस्क मतलब बन ये गए। तो जी। तो 10,000 रिस्कों को ढूंढना, उनको असेस करना, उनको उनकी उनकी उनको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना, रिस्क रिस्पॉन्स बनाना, सारा कुछ करना बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए इन्होंने जो तरीका बताया, उन्होंने कहा पहले तो रिस्क को आइडेंटिफाई करो, और जब रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उस वक्त यू शुड नॉट कीप एनीथिंग एट बार कि नहीं यार ये छोटा है ये बड़ा है। छोटा बड़ा नहीं देखना। आपने जब रिस्क आइडेंटिफाई करना है, आप लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और हर जो रिस्क आप नोट कर रहे हैं उसके साथ उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड उससे होने वाला फायदा या नुकसान भी लिखते जाएं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई एग्जैक्ट वैल्यूज हो, मैं कह रहा हूँ एक अंदाजा लगाते जाएं कि यार ये रिस्क की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या उस रिस्क की ज्यादा है। इसको करने का तरीका ये होगा कि फर्ज करें कि मैं 1 से 5 का स्कोर बनाता हूं कि प्रोबेबिलिटी वेरी लो, लो, एवरेज, हाई और वेरी हाई। इसी तरह जो उसका नुकसान या फायदा है उसको भी मैं 5 ही डिग्रीज में डालता हूं कि इससे होने वाला फायदा या नुकसान वेरी लो, लो, मीडियम, हाई या वेरी हाई। Right? So I am not ठीक asking you to do it accurately, but I am asking you कि इसको आप अंदाजे से करें। एक्यूरेटली करने का जो व्हाई आई एम सेइंग कि एक्यूरेटली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर आपने एक्यूरेटली किया तो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, या कोई मतलब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट ना भी हो तो काफी डिटेल में कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कोई
देखना पड़ेगा कि अच्छा यार एग्जैक्टली कितना नुकसान होगा, ये भी पैसे लगा दो, ये भी लगा दो, तो वो बड़ा लंबा काम बन जाएगा। ये जो आप हिसाब किताब में चले जाते हैं, तफसील में चले जाते हैं, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ उन रिस्कों के लिए किया जाता है जिनको हमने चुन लिया है कि यार ये इनके बारे में मजीद जानने की जरूरत है। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है रिस्कों के बारे में इतनी ज्यादा तफसील में जाने की। अगर आप रिस्कों के बारे में एक मोटा मोटा अंदाजा भी लगाते जाएं, जैसे मैंने कहा 1 से 5 के स्केल पे लोगों से पूछते जाएं और उन्हें कहें कि अच्छा ये रिस्क है तो बताएं आपके ख्याल में इसकी वेरी लो है, हाई है, तो सारे लोगों की राय का एक क्या कहते हैं मुरब्बा बना के उससे आप एक एवरेज निकाल लें कि अच्छा यार ये इसका जो है ना वो जो क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 है और इससे जो फायदा या नुकसान होना है वो 4 है। गॉट इट? मतलब 3 का जी सर। मतलब हुआ मीडियम और 4 का मतलब हुआ वेरी हाई, मतलब नुकसान हाई, नुकसान हाई है मगर इसके होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है, मतलब हाफ वैल्यू है ना 3, तो तकरीबन 3 है। राइट? ठीक। यहां तक बात समझ आ गई? जी सर, ये आप गेज करने का आपने तरीका बता दिया। एक तरीका लेकिन बता सर एक दिया। चीज ये बताएं कि ये जो परसेंटेजेस हैं, ये परसेंटेजेस जाहिर है आइडियल कंडीशन में तो एक पूरी टीम बैठ के डिसाइड कर रही होगी जी बिल्कुल कि, बिल्कुल। या फिर कोई एक बंदा फैसला कर सकता है नहीं कि नहीं इसके नहीं ये नहीं होने नहीं, के नहीं। चांसेस हैं। स्टेक होल्डर भी बैठा होता है, ठीक। और स्टेक सर ये होल्डर प्रोजेक्ट कस्टमर के भी बैठा होता है। दौरानिए में चेंज भी होता रहेगा, ये हाँ जी, प्रोबेबिलिटी हाँ जी, चेंज भी चेंज हो भी सकती होगा, है। चेंज भी होगा, चेंज भी होता रहेगा। सही। अच्छा सर, इसमें एक चीज और एक थोड़ा सा जरा गाइड कीजिएगा कि हम्म। जैसे अब प्रोजेक्ट का जो कोई लेसन लर्न होता है, हाँ जी। तो वो उसी तरह के किसी सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए वो एज ए रिस्क भी कंसिडर किया जा सकता है कि भाई दिस इज द प्री डिफाइंड सिचुएशन फॉर अ पॉसिबल रिस्क फॉर दैट प्रोजेक्ट, जो कि उसी नेचर का है। देखें बात ये होती है कि रिस्क से रिस्क का निकलना एक अलग चीज है। जो सही। बुनियादी रिस्क होता है, जो पहले रिस्क होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रिस्क। जो उस रिस्क से रिस्क निकलता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्क। बात समझ आ रही है? जी सर। जो सेकेंडरी रिस्क होता है वो हमें उस वक्त तक नजर आना शुरू नहीं होता जब तक प्राइमरी रिस्क अक्कर ना कर जाए। ठीक। ठीक है? मतलब जिस वक्त प्राइमरी रिस्क अक्कर होता है तो एकदम धमाका होता है, नुकसान होता है, और उसके धमाके के पीछे से जब उसका धुआं छटता है तो तब नजर आता है यार ये तो पहाड़ हमने तोड़ दिया, अच्छा या बुरा, इसके पीछे तो एक और पहाड़ खड़ा है। तो ऐसे रिस्क जो दूसरों के पीछे, जो प्राइमरी रिस्क के पीछे छुपे होते हैं, उनको हम सेकेंडरी रिस्क कहते हैं, क्योंकि उनको पहचाना ही बहुत लेट जाता है। मगर वो अलग रिस्क होते हैं, वो नए रिस्क होते हैं, वो इस रिस्क के ज़हूर पजीर होने की वजह से होते हैं। गॉट इट? सही। जी सर। इसी तरह एक और भी क्लासिफिकेशन है, उसको हम कहते हैं क्या नाम है उसका, सर सेकेंडरी रेजिडुअल के रिस्क। बाद तो रेजिडुअल। ओके। रेजिडुअल रिस्क होता है कि इस रिस्क का जितना मैं इलाज कर सकता था वो मैंने कर लिया। 100% तो इलाज हो नहीं सकता ना, लेकिन अगर आपने उसे 80% भी कम कर दिया उस रिस्क को तो आपने कमाल कर दिया। लेकिन वो जो 20% बाकी बचा है वो तो रिस्क है ना अभी भी। जी। ठीक है? वो जो 20% बाकी बचा है उसको कहते हैं रेजिडुअल रिस्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया कि ये हमने इंटेंशनली इस रिस्क को पूरा रिमूव नहीं किया था या कोई और वजह थी। अगर इंटेंशनली नहीं किया था तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रिस्क को मुकम्मल तौर पे रिमूव करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही होगी। इसलिए हमने कहा कि हमारे लिए वायबल ये है कि फर्ज करें 80% तो हमने इसको कम कर दिया, बाकी 20% हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। एक्सेप्ट करने का मतलब है ये आ गया तो कोई बात नहीं, हम
इसका खर्चा उठा लेंगे, इससे होने वाला नुकसान बर्दाश्त करने की हम सलाहियत रखते हैं। गॉट इट? सही। अच्छा, अब ये क्यों आपने कहा कि यार हम 20% बर्दाश्त कर लेंगे? ये इसलिए कहा, मतलब जब आप कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं किसी चीज को, इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी टॉलरेंस में आती है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप जानते हैं कि इससे नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान तो हम बर्दाश्त करने को तैयार हैं। टॉलरेंस में आता है ना ये, जी ठीक है? जी, बर्दाश्त। तो फर्ज करें मेरी पहले बर्दाश्त 20% थी, मैंने एक रिस्क को रिड्यूस करके 20 पे ले आया, अब वो मेरी बर्दाश्त में आ गया, मैंने कहा एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन मजे की बात ये कि प्रोजेक्ट चलने के दौरान हमारी टॉलरेंस कम हो गई। प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना, प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। मतलब प्रोजेक्ट नुकसान में चल रहा है तो हमारी टॉलरेंस कम हो गई, और हमने कहा नहीं, हम इतने बड़ा नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम अपनी टॉलरेंस लिमिट को ले आए 10% पर। लेकिन रिस्क कहाँ ठीक। तक रिड्यूस हो गया था? 20% तक। इसका मतलब है कि जो 10% बकाया बचा है, इसका इलाज करना चाहिए। पहले तो जरूरत नहीं थी इलाज करने की, क्योंकि पहले टॉलरेंस 20% थी, हम 20% की हद तक उसे ले आए थे, तो हमारा तो काम हो गया था। लेकिन अब चूंकि हालात बदल गए हैं, अब आप 20% से 10% पे टॉलरेंस आ गई है, तो मुझे इस 10% को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। ये मेरा रेजिडुअल रिस्क कहलाएगा। सही। बात समझ आई? लेकिन जो सेकेंडरी रिस्क होता है ना, वो उतना ही बड़ा होता है, मतलब वो एक अलग नवा रिस्क होता वो इस प्राइमरी रिस्क की वजह से पैदा होता है या उसके पीछे से जाहिर होता है, लेकिन वो एक नया रिस्क है और उसके अपने मुहर्रिक होंगे, उसकी अपनी प्रोबेबिलिटी होगी, उससे अपना होने वाला फायदा या नुकसान होगा। ठीक। ठीक है जी, ओके, ये यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए क्या क्या चीजें, मतलब कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम अपना अपना इल्म, विजडम और अपना नॉलेज इस्तेमाल करते हैं कि यार, जिसे आप कहते हैं ना जी, मैं मेरे तजर्बे में, या ना सिर्फ आपका तजर्बा बल्कि और लोग और एक्सपर्ट्स हैं और लोग हैं विद इन द टीम या आउटसाइड ऑफ द टीम जिनसे आप मशवरा लेते हैं, तो उनकी राय, उनकी अकल को भी इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा रिस्क आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। एक तो ये तरीका एक्सपर्ट जजमेंट का। दूसरा तरीका है जी डेटा गैदरिंग का। डेटा गैदरिंग के बहुत से तरीके हैं जो कि मुख्तलिफ औकात में हम इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रिस्क के हवाले से, क्योंकि वी हैव टू बी प्रोएक्टिव, वी हैव टू बी क्रिएटिव, देयरफॉर क्रिएटिविटी का एक टूल है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हम मिल के ग्रुप क्रिएटिविटी एक्सरसाइज करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स मिल के सोचते हैं, और बताओ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और उसमें हम बहस करते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। और यकीन कीजिए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग में अजीब अजीब आइडियाज, जो कि शायद लॉजिकली आपको पॉसिबल भी ना लगते हों, वो आते हैं। और इसमें इनकरेज करने की जरूरत है, जितना हमाकत वाला आइडिया होगा उतना अच्छा है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में चीजें लॉजिकल नहीं होती, ठीक है जी। तो वी वेलकम सच लाइक आइडियाज जो कि मतलब अपेरेंटली मुज़क्का खेज लगते हों, फजूल लगते हों। इसी को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। हम जब इतनी एक्सट्रीम तक जा सकते हैं तो फिर हम उसमें से रिस्क भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी कहता है कि जनाब खलाई मखलूक ने हमला कर दिया है। अब हमें पता है सबको खलाई मखलूक कहाँ होती है और कहाँ हमला करती है, मगर आपको शायद इस उस बंदे की ये बात सुन के ये जहन में आए कि जी, जब प्रोजेक्ट इस स्टेज पे होगा तो शायद कोई हमारी वार छिड़ जाए अपने दूसरे मुल्क के साथ, ठीक है जी। तो उस सूरत में हमें प्रोजेक्ट में क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। सो वन आइडिया कुड कम फ्रॉम दैट। तो एग्जैक्टली एलियंस ने तो हमला नहीं किया, लेकिन इस बात से हमने थोड़ा इस काबिल हो गए कि आउट ऑफ द बॉक्स चले गए और हम ये सोचना शुरू किया, और उसमें से हमने एक जहत निकाली कि अच्छा यार, वो चलो एलियन तो गए बाढ़ में, ये मतलब इंडिया ना हमला कर दे हमारे में, अफगानिस्तान की तरफ से कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो जाए।
तो उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा उसके अंदर बिल्ट इन करनी पड़ेगी कॉशन या जो भी कोई तरीकाकार है। चेकलिस्ट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि हमारे पास पिछले प्रोजेक्ट जो हमने किए हैं या पिछले जो हमारे तजर्बात हैं उससे हम जितने रिस्क आ चुके हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर उसकी एक चेकलिस्ट तैयार कर लेते हैं। मतलब सिमिलर प्रोजेक्ट जो हमने किए हैं उसमें हम कहते हैं जी इस वाले में ये रिस्क आए थे, इसमें ये रिस्क आए थे। फर्ज करें मैंने एक रिस्कों की एक लिस्ट बनाई है और मैं कहता हूँ कि एक एक करके चेक करते जाओ कि इस लिस्ट में से कौन से रिस्क हमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे रिस्क हैं उनमें से कोई रिस्क हमें अप्लाई करे या ना करे, लेकिन कोई तो उसमें से जब हम गो थ्रू कर रहे होंगे तो हम टिक करेंगे कि यार हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है या इससे मिलती जुलती कोई बात हो सकती है। तो ये भी रिस्क को आइडेंटिफाई करने की का एक तरीका है चेकलिस्ट एनालिसिस। तीसरा जो है ये जरा क्वालिटेटिव मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने स्टेक होल्डर्स और अपने कस्टमर्स के साथ गुफ्तगू करते हैं, इंटरव्यूज करते हैं और उनसे कहते हैं कि आप बताएं और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, बताइए आपके ज़हन में क्या आता है, कोई रिस्क है या नहीं है। तो गुफ्तगू में हम उससे ज्यादा से ज्यादा चीजें निकलवाने की कोशिश करते हैं। हम ये सारे मीन्स इस्तेमाल करते हैं और हो सकता है इसके अलावा भी कुछ और भी तरीके हम इस्तेमाल करें, लेकिन दीज आर द बेसिक 2-3 थिंग्स। इसके अलावा भी और कोई तरीका अगर आपके जहन में आता है तो डाटा गैदरिंग करने के लिए यू आर वेलकम टू यूज। ये थे जी डाटा आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक्स। आप बताइए इसके हवाले से कोई और बात है? आपने पूछा था रिस्क आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स। जी हाँ सर, ये समझ आ रही हैं वाली चीज़ें, ये हमने और देगर तरीके से भी पढ़ी हुई हैं, लेकिन ये इसके ऊपर जो है ना, ये दीज मेथड्स कैन बी अप्लाइड। हाँ अब सर एग्जैक्टली। मैं इसमें बस एक चीज़ मुझे वो लगी कि अभी रिसेंटली ये वाली एक्टिविटीज़ तो करने का मुझे नहीं हुआ इत्तेफाक अभी, जी जी। लेकिन एक प्रोजेक्ट के स्कोप की बेसलाइन के अंदर अभी मैंने एक एडिशन करवाया अपने प्रोजेक्ट में। अच्छा। वो इस तरीके से था, लेकिन उसके लिए मैंने रेफर ये किया कि वो जो आपने हमें टेम्पलेट्स दिए थे ना सर, लेसन लर्न वगैरह के, हम्म जो मैंने एक बार जिक्र भी किया था कि मैं फिल अप कर रहा हूँ। हम्म। तो इवेंचुअली एक सिचुएशन, क्योंकि वो बड़ा 3 आपने हेडिंग्स दी हुई हैं, मगर मेरी तो वो डिस्क्रिप्शन ही सर उस सिचुएशन की जो अकर हुई थी, जी वही जी। कोई 2 पेजेस पे लिखी गई। लेकिन उससे मुझे समझ आया वो लिखते हुए, पहले तो ये समझ आया कि आपके जो नीचे वाले हेडिंग्स हैं जैसे लेसन्स, टेक अवेज, हम्म, रिकमेंडेशंस, वो सिचुएशन जो 2 पेजेस की बनी उसमें से 1-2 पैराग्राफ तो वो नीचे फिर मैंने कॉपी करे, क्योंकि ठीक वो है। उसी के टेक अवेज मैंने शायद लिखना शुरू कर दिए थे। अब मुझे ये समझ आया था, सिमिलर नेचर प्रोजेक्ट था, सिमिलर नेचर स्कोप ऑफ वर्क एग्जीक्यूट होना था, बट हम्म एक डिफरेंट कोऑर्डिनेट पर, एक डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, जो कि हम्म। बिल्कुल ही बराबर में था। बिल्डिंग भी मोर और लेस सेम स्टोरी की थी। अब ठीक है। मुझे जो था ना सर, वो लेसन लर्न काम आया कि मुझे अपने स्टेक होल्डर्स को वो दिखाना पड़ा, अपनी टीम को, अपने डिजाइनर्स को, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, कि यार आप जी जी। इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं स्कोप क्यों बढ़वाना चाहता हूँ, क्यों मैं ठीक है। पाइल फाउंडेशन की लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, क्यों मैं डिवॉटरिंग के डिजाइन के सिस्टम को इम्प्रूव कराना चाहता हूँ, क्यों मैं ठीक। फाउंडेशन पाइल्स में अगर कोई रेमेडी आ जाए तो उसको कैटर करने के लिए मुझे अपनी शोरिंग सिस्टम की लेंथ को बढ़ाना होगा, ताकि शोरिंग वॉल थोड़ी सी इंप्रूव्ड हो, अगर ये नागहानी जैसे पहले प्रोजेक्ट पर आ गई थी तो हाँ इस पे हाँ। ना आ जाए। हम्म। अब ये उनको एक एडिशनल वर्क लग रहा था, एडिशनल कॉस्ट लग रही थी, लेकिन मैंने बोला कि भाई ये अकर हुआ है पहले ये, लेकिन मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट था ना सर ये दिखाने के लिए, ना हम्म। ब्रेनस्टॉर्म था, ना चैट एनालिसिस था, ना कोई इंटरव्यू था, सिर्फ और सिर्फ, ना ही कोई एक्सपर्ट जजमेंट भी नहीं थी, बस जो डॉक्यूमेंट मैंने किया था वो मैंने उनको दिखाया, और फिर उसके मैंने टाइम लाइन पे पड़ने वाले असरात को वहाँ डॉक्यूमेंट किया हुआ था कि देखें कितना 120 दिन का प्रोजेक्ट कहाँ कीजिए था ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसको पढ़ के आप ये इम्प्लीमेंट करें। इवेंचुअली वो डिजाइन में इनकॉर्पोरेट हो गया, ओके। बट ये था कि इसमें मतलब ना हमने कोई रिस्क की वर्कशॉप की थी सर, ना हमने ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, कोई चेकलिस्ट एनालिसिस किया, बट आपका वो डॉक्यूमेंट जो था वो टेम्पलेट में यूज करके बना रहा था, वही मुझे दिखाना पड़ा उनको। ठीक है। लेकिन इसको अब और अच्छे अगर तरीके से किया जा सकता था। इससे तो आपको काफी हेल्प जरूर मिल गई, लेकिन इसको हम इससे भी अच्छे तरीके के साथ कर सकते थे कि अगर आप इसका असेसमेंट का प्रोसीजर फॉलो करते। ठीक है जी। ठीक, आपने दरअसल इसका असेसमेंट का तरीका वो फॉलो नहीं किया। वो जो असेसमेंट का तरीका है वो आप आगे पढ़े, ये बाकी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। उसके अंदर वो ये कहता है क्वालिटेटिव एनालिसिस करें, वो बाकायदा लिस्ट बना के और वो इसका रिस्क और प्रोबेबिलिटी और
इसका मैट्रिक्स, इम्पैक्ट का मैट्रिक्स बनाए, उस ये वाला ये जो अभी आया था स्क्रीन पे, एक मिनट, ये देख रहे हैं क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस। क्वांटिटेटिव तो मैंने आपको बता दिया, वो तो सिर्फ आप मोटा मोटा काम करते हैं। क्वांटिटेटिव में आप सिर्फ ये उसकी लगा लेते हैं, वैल्यूज लगा लेते हैं, और उन वैल्यूज को देखें, ये 3 प्रोबेबिलिटी, वेरी लो से वेरी हाई, और नेगेटिव इम्पैक्ट वेरी लो से वेरी हाई। इसी तरह पॉजिटिव इम्पैक्ट की साइड पे चले जाएं तो वहां पे प्रोबेबिलिटी वेरी लो से वेरी हाई और पॉजिटिव इम्पैक्ट वेरी लो से वेरी हाई। मगर इस तरह बनाया कि दोनों चीज का, नेगेटिव का और पॉजिटिव का, वेरी हाई सेंटर में आ जाए। इससे फायदा ये हुआ कि मुझे 2 अलग अलग चार्ट नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं एक ही चार्ट में थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज का एनालिसिस इकट्ठे कर सकता हूँ। अच्छा, अब उसने यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको ताकि समझ आ जाए। हमने अंदाजन, ये कोई पक्के फिगर नहीं है, हर प्रोजेक्ट में आप अपनी मर्जी से इनको असर्टेन कर सकते हैं। इसमें हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी वेरी लो का मतलब है तकरीबन 10%, लो का मतलब है तकरीबन 30%, मीडियम का मतलब है 50%, हाई का मतलब है 70%, और वेरी हाई का मतलब है 90 एंड अबव, राइट। तो 10% तक को वेरी लो कंसिडर किया, 90 से ऊपर को वेरी हाई कंसिडर किया है। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव की हो या नेगेटिव की, दोनों के लिए इसने यही स्केल रखा है। लेकिन आप अपना स्केल रख सकते थे, आप से कि आप नहीं जी मेरे हिसाब से वेरी लो तो 5% होता है, और आप मेरे हिसाब से वेरी हाई जो है वो 80% होता है, ठीक है जी, तो फाइन, आप बना सकते हैं। इसी तरह जो इम्पैक्ट का भी आप स्केल बना लिया, आपने कहा कि नेगेटिव इम्पैक्ट अगर तो वेरी लो है तो इसका मतलब होगा 5% इम्पैक्ट है। अगर आप 10% है तो लो होगा, 20% है तो मॉडरेट होगा, 40% है तो हाई होगा, 80% है तो वेरी हाई होगा। और सेम रूल जो है ये पॉजिटिव साइड के ऊपर भी अप्लाई सेम परसेंटेज के साथ कर दिया। याद रहे कि जो परसेंटेज आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव में, वही पॉजिटिव में होगी, लेकिन वो रिवर्स साइड से आएंगी। अब आप देखिएगा कि हमें इस बात का पता है प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। फर्ज करेंगे वेरी लो को वेरी लो से मैं मल्टीप्लाई करूं, वेरी लो प्रोबेबिलिटी है 10% और वेरी लो नेगेटिव इम्पैक्ट है 5%। सो 10 इंटू 5% क्या बनेगा? 0.1 इंटू 0.05 क्या बनेगा? सर मैं 0.0। जी जी सर मैं एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स जो है ना सर, ये मुझे आपकी वीडियो अभी आपने जैसे दिखाई है ना, मुझे याद आ रही है। आ रही बट है। इसमें पता है सर, एक प्रॉब्लम जो मुझे, जो मसला है ना इसमें, कि देखें वो मैं एक्चुअली चूंकि रिकॉर्डेड सेशन है तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच अबाउट दैट प्रॉब्लम, बट वो एक यूनिक फिनोमेनन था जो कि अकर हुआ है वहां पे हमारे मैं समझ प्रोजेक्ट गया, पर। मैं समझ रहा हूँ, डिजाइनर्स के लिए भी न्यू था, हमारे लिए भी न्यू था, मेरी और बात सुने हमारे ना। जितने भी सब्जेक्ट। जी सर, ये आप कैसे ऐसा करें, डिटरमिन कर रहे हैं कि आप ये 0.1 में लेना है? वो एक रिस्क मतलब है हाउ? जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप सिर्फ एक रिस्क की बात कर रहे हैं, भले वो जी जी फिनोमेना पहली दफा हुआ हो या नया हो या पुराना हो, आप सिर्फ एक रिस्क की बात कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ मैट्रिक्स बनाने की बात कर रहा हूँ, जिसमें सारे रिस्क आके फिट होंगे। अगर 1000 रिस्क भी होंगे आपके, सारे के सारे इन डब्बों में फिट हो जाएंगे आके। बात समझ आई मेरी? अभी सर, मुझे यही तो ये जो टेक्निक चीज नहीं क्लियर हो रही सामने है बनी कि है, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि सर ये 0.01 है, ओके ये एक नेगेटिव मिनट, इम्पैक्ट। ये तो समझ आता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव वी कैन डिफरेंशिएट, हाँ जी, कि समझ आ जाएगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव। मगर हाँ सर बिल्कुल। आप ये कैसे डिटरमिन कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी? आप ये सर कैसे डिटरमिन कर रहे हैं, और ये वो आप आपस में डिटरमिन कैसे करेंगे डिटरमिन कर रहे हैं? अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से कि मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए, क्या वेरी हाई होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यही वाली इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप चाहें और अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल आप कहते हैं प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी टॉलरेंस ज्यादा है तो आप कहेंगे जी मेरे लिए 20% प्रोबेबिलिटी मैटर नहीं करती, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है जी। तो आप उसके हिसाब से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो आप डिटरमिन करेंगे, आप मतलब एज अ टीम, आप अकेले नहीं करेंगे, एज अ टीम आप ये डिटरमिन करें और स्टेक होल्डर को भी बीच में साथ बिठाएं कि जनरली स्पीकिंग स्टेक अपना हमारे जो रिस्क होंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज के लिए हम क्या परसेंट फिक्स करें। तो फॉर एग्जांपल उसने आपके लिए फिक्स किया 10, 30, 50, 70 और 90 प्रोबेबिलिटी के लिए, और नेगेटिव इम्पैक्ट या पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए उसने रखी है
5, 10, 20, 40 और 80%, आपकी मर्जी है, आप अपने फिगर ले लीजिए, लेकिन अगर नहीं समझ आता तो यही ले लें। लेकिन ये जो चार्ट है आपके पास, ये कैसे बना है, ये मैंने ये बता दिया आपको कि अगर आप प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर खाना बनता है उसमें लिख दें उसको, राइट। ठीक। अच्छा, ये जो चार्ट बन गया ना आपका, इसमें अभी मैंने कोई रिस्क शो नहीं किया, इसमें मैंने सिर्फ डब्बे बना दिए हैं, खाने बना दिए हैं और उनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर दी हैं। एक काम मैं और करता हूं, मैं कहता हूं कि अच्छा वो कौन से रिस्क होंगे जिनका फौरी इलाज जरूरी है। तो फर्ज करें मैं ये डिसाइड करता हूं कि ऑल रिस्क विच आर मोर देन 0.2 मस्ट बी ट्रीटेड इमीडिएटली, राइट। तो वो आप ये और कीजिएगा, अगर मैं वो तमाम रिस्क जो 0.2 से बड़े हैं उनको डार्कर शेड कर दे दूं, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे चार्ट में 0.2 से अबव वाली चीजें जो हैं ये डार्क ग्रे कलर में नजर आ रही हैं। ये भी आपका फैसला है और आपकी टीम का फैसला है कि हमने किस चीज को सबसे ज्यादा हाई वैल्यू देनी है। तो आपने दे दी 0.24 वालों को, 0.2 से अबव वालों को, तो वो सब चीजें ये आ गई। अब आप आ जाइए, आप कहेंगे अच्छा नहीं, एक और लेवल भी डिफाइन करना है, और वो लेवल क्या है कि एनीथिंग मोर देन 0.07। तो ये फिर लाइट ग्रे वाले खाने बन गए। ये एक ट्रफ सा बन जाता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइडों पे जाता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, ये जो चार्ट आपने बना लिया है इसको एनलार्ज करके सामने की दीवार पे लगा दें, बहुत बड़ा करके, बहुत बड़ा करके। और अब आप आइडेंटिफिकेशन शुरू करें। जो रिस्क की आइडेंटिफिकेशन हो रही है ना, वो एक पोस्टेड नोट पे लोगों से कहें कि जाएं जी आप लोग बताएं जो नया रिस्क आप लेके आते हैं, तो उसकी साथ आप हमें बताएं कि वो प्रोबेबिलिटी में उसका क्या स्कोर है ये इनमें से, और इम्पैक्ट में उसका क्या स्कोर है, और वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इतनी बात अगर आपको पता चल जाए तो वो जो पोस्टेड का स्टिकर है, उस रिस्क का नाम लिखा हुआ है, उसकी तफसील लिखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी है, उसका इम्पैक्ट लिखा है, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है, तो वो जनाब फर्ज करें उसकी वैल्यू बनती है 0.56 नेगेटिव साइड पर, तो वो उसका स्टिकर इस खाने में कहीं लग जाएगा। नजर आ रहा है आपको? जी। ये क्या, ये कौन सा रिस्क है? ये वो रिस्क है जो 70% प्रोबेबिलिटी रखता है और 80% इसका जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट वेरी हाई, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट इसका 80% है। तो इसको मैंने कहाँ रख दिया, इस 0.56 वाले खाने में। ये एक मैंने इधर लगा दिया, ये एक रिस्क लगाया मैंने। अब एक और रिस्क आता है, वो कहते हैं जी पॉजिटिव साइड का है और उसका वेरी लो इम्पैक्ट है और वेरी लो, तो आप उसका 0.01 इसमें लग जाएगा। नजर आ रहा है ये वाला जी। राइट मोस्ट नीचे, जी सर। वो इधर लग जाएगा। अब आप जनाब इसका 10,000 रिस्क इसके अंदर लगा दें। इसीलिए मैंने कहा बड़ी सारी शीट बनाए जिसके अंदर सारे रिस्क लग दें। अच्छा, मजे की बात ये, मैं रिस्क आइडेंटिफाई भी कर रहा हूँ और एज सून एज मैं उसको इसके ऊपर लगाता जा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उनका क्वालिटेटिव एनालिसिस हो रहा है। ये जो मैंने प्रोबेबिलिटी के 5 स्कोर रखे और इम्पैक्ट के 5 स्कोर रखे, तो इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन से सारी चीज बनती है। तो ऑटोमेटिकली जो लोग डार्केस्ट पोर्शन में जितने भी स्टिकर लगे हैं वो तमाम रिस्क वेरी हाई में आ जाएंगे और उनको फौरन ट्रीट करना है। जो लाइट ग्रे में आएंगे वो मेरी सेकंड प्रायोरिटी के लिए आ जाएंगे, और जो व्हाइट में आएंगे वो मैं कहूंगा कि ये तो मेरी टॉलरेंस में ही है, इनको मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, इनको मैं छोड़ देता हूँ, इनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, या समथिंग लाइक दैट। बट बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मैंने कोई एग्जैक्ट डिटेल में नहीं गया, ये आप ये देखें, ये बैठे बैठे मतलब एक सेशन के अंदर हम सारे रिस्कों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं एक ही सेशन में, और उनको यहाँ प्लॉट भी कर सकते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन भी हो गई और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो गया। अब आप कहते हैं कि ये जो रिस्क चुने जा चुके हैं इनकी रिस्पॉन्स बना लो, राइट, कि ये वो रिस्क हैं जो डार्क ग्रे साइड में आए हुए हैं, इनकी रिस्पॉन्स बनाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो 80-20 के रूल के मुताबिक ये वो बड़े बड़े रिस्क हैं जो 80% डैमेज काज कर रहे हैं।
अगर मैं इनका इलाज कर लूं तो बाकी तो बचा 20% डैमेज, जो कि बाकी सारे रिस्क कर रहे हैं। तो फर्ज करें मैं कहता हूं जी 20% इज एक्सेप्टेबल टू मी, उनको मैं मुझे कोई फिक्र नहीं है, या फॉर दैट मैटर होने का एक और मतलब भी है कि मैंने कुछ कैलकुलेशन तो नहीं की ना किसी चीज की, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो चुने हुए रिस्क हैं, इन पे जो खर्चा होगा उसका 1/4, 1/4 ऑफ दैट आई विल कीप फॉर ऑल अदर रिस्क। इससे क्या हुआ, क्यों मैंने ये बात कही, क्योंकि ये 80% है, इसका 1/4 क्या होगा, 20%। इसका मतलब है 20% जो नुकसान होना है, मतलब जितनी अमाउंट से कि मैंने इसके लिए 1 लाख रखी थी, तो 25,000 रुपए मैं रख लूंगा बाकी रिस्कों के लिए। तो उनमें से अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, मैं उसको उस 25,000 से, मतलब मैं 1,25,000 रुपए जो है वो अपनी कॉन्टीजेंसी में रखूंगा। तो मैं उसमें से 1 लाख रुपया तो खर्च करूंगा सिर्फ इन डार्क ग्रे वालों के ऊपर, और जो बाकी हैं उनके ऊपर वो जो है बाकी 25,000 रुपया खर्च हो। गॉट इट? जी ये हो गई जी। आपने देखा कि क्वालिटेटिव एनालिसिस से ही वी कैन डायरेक्टली जंप टू रिस्क रिस्पॉन्स। फिर हम कहते हैं जी अच्छा जी इनका इलाज करो, ये जो रिस्क हैं जो चुने जा चुके हैं इनका इलाज करो, तो फिर हम उनकी रिस्पॉन्स बनानी शुरू कर देते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस का कुछ और मतलब है। एक बात तो इसकी ये है कि ऐसे रिस्क जो बड़े हैं और उनमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, वजाहत नहीं है रिस्पॉन्स कैसे बनानी है, क्या करनी है, और इसमें हमें जरा एग्जैक्ट डिटेल में जाने की जरूरत है, कोई हिसाब किताब करने की, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करनी है, एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर ऐसा कोई मसला है, ये भी क्वालिटेटिव का इशू है। मगर बुनियादी तौर पे क्वांटिटेटिव का मकसद कुछ और है। क्वांटिटेटिव जनरली डज नॉट डील विद इंडिविजुअल रिस्क्स। क्वांटिटेटिव बेसिकली टॉक्स अबाउट द ओवरऑल प्रोजेक्ट रिस्क। वो कहते हैं इतने सारे रिस्क थे, प्रोजेक्ट के ऊपर क्या ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है। तो लाजमी बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 80% इम्पैक्ट जो डार्क ग्रे वाले बना रहे हैं, बाकी 25% बाकी बना रहे हैं। तो अगर मुझे ये अंदाजा हो जाए कि ये कितना इम्पैक्ट बना रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको फाइनेंशियली कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि कितनी वर्थ का माल, रिस्कों का कितना रिस्क की वर्थ क्या है, सारे रिस्क मतलब पूरे प्रोजेक्ट पे कितना रिस्क है। फर्ज करें मुझे पता चलता है कि मैंने एक हद रखी हुई थी कि प्रोजेक्ट का रिस्क अगर इस लिमिट से आगे निकल जाए तो हमें प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि क्या उस हद से बाहर तो नहीं निकल रहा, क्योंकि ये तो वो आखिरी हद है जिसमें कि यार प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा रिस्की हो गया, हम इसको नहीं आगे चला सकते। ठीक है जी, ये वो हद होती है ऊपर वाली। फिर एक है कि नहीं नहीं इतनी डेंजर तो अभी सिचुएशन नहीं आई है, हम इसको हैंडल कर सकते हैं रिस्कों को। तो फिर हम जिन रिस्कों को हैंडल कर सकते हैं उनकी रिस्पॉन्स बनाते हैं। तो आपने ये देखा कि क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस ने कुछ और मजीद वजाहत की चीजों की, और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके हम ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर बता सकते हैं कि रिस्क कितना बड़ा है और ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कितना रिस्क है, और हम फिर ओवरऑल को घटाने की क्या कोशिश की जा सकती है। या ये भी रिस्क रिस्पॉन्स में हम सोचेंगे। मिसाल के तौर पे रिस्क को लिखने का एक तरीका होता है। रिस्क ऐसे लंबी, आप जैसे कहे ना मैंने मैनी पेजेस का डॉक्यूमेंट बना दिया, आपको एक्सप्लिसिटली रिस्क की स्टेटमेंट बनानी चाहिए थी पहले, एक बड़ी वाज़ेह किस्म। रिस्क की स्टेटमेंट बनती है 3 चीजों को मिलाकर। सबसे पहले आप उसमें बताते हैं कि ये रिस्क की कॉज क्या है, क्या वजह है कि ये रिस्क हो सकता है। फिर बताएंगे कि ये रिस्क है क्या, इस रिस्क क्या, इसको आप क्या नाम देते हैं। और फिर बताएंगे कि इसका असर क्या हो, अगर ये रिस्क अक्कर हो गया तो ये क्या असर करेगा। अच्छा, अब आप कहते हैं मिसाल के तौर पे चूंकि मौसम खराब रहता है इसलिए बारिश होने का इम्कान, आजकल बारिश होने का इम्कान है, जिसके होने की सूरत में
मैं घर की छत नहीं बना सकूंगा, नहीं डाल सकूंगा, और अगर ना बना सका तो इससे हमारा काम जो है वो 15 दिन डिले हो जाएगा, या उस पे हमारे इतने पैसे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। अगर आपने ऐसे करके स्टेटमेंट लिखी होगी तो आप जब अपने बॉस के सामने लेके जाएंगे तो उसको वो 32 सफ़ों की रिपोर्ट नहीं पढ़नी पड़ेगी, उसको इस रिस्क को पढ़ के ही अंदाजा हो जाएगा कि ये रिस्क क्यों हो सकता है, ये रिस्क क्या है, और इससे एग्जैक्टली मेरे स्कोप, टाइम या कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट मुरतब हो रहा है। और इसी को देख के वो ये फैसला कर सकता है कि जनाब ये तो बड़ा खतरनाक बात हो गई है, इसका फौरन इलाज करने की जरूरत है, ये तो स्कोप हमारा खराब कर देगा, स्कोप तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये भी ज़हन में रखिएगा, वो जो 3 ऑब्जेक्टिव हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, उनकी इंपॉर्टेंस हर प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट और क्लाइंट टू क्लाइंट डिफरेंट होती है। जो आपका कस्टमर है वो बहुत सेंसिटिव है कि स्कोप तब्दील नहीं होना चाहिए, टाइम में कमी पेशी होती है हो जाए, कॉस्ट में होती है हो जाए, स्कोप नहीं हिलना चाहिए। तो उसकी टॉप प्रायोरिटी स्कोप है। तो यहाँ पे रिस्क डिफरेंट तरह के होंगे, स्कोप रिलेटेड रिस्क ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और एक सेम प्रोजेक्ट एक और जगह किया जा रहा है जहां वो कहते हैं कि काम जल्दी करना है, सिर्फ स्कोप इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, कॉस्ट इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं। तो फिर हमें वहां पे जब रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है तो वहां पे हमने स्केड्यूल रिस्क जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो मतलब ये है कि आपकी बर्दाश्त किस स्कोप में, टाइम में, कॉस्ट में कितनी है। तो आपकी बर्दाश्त अगर बदलेगी तो रिस्क भी बदलेंगे। यही वजह है कि जो रिस्क मैंने अपने प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई किया, आप उसको चेकलिस्ट में कंसिडर तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका भी वही रिस्क हो। आपके हिसाब से हो सकता है वो इंपॉर्टेंट ही ना हो, लेकिन कंसिडर जरूर करें चेकलिस्ट में कि हाँ यार पिछले प्रोजेक्ट में ये हुआ था, हमें तो होने का कोई इम्कान नहीं है, अगर हो गया तो हमें कितना नुकसान है। लाजमी बात है, आप कह रहे हैं कि यार कॉस्ट डज नॉट मैटर, ऊपर नीचे हो भी जाए तो फिर तो एक्सेप्ट कर लिया ना आपने। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए। ये बातें मेरी समझ आई हैं आपको? जी सर, मुझे समझ आई हैं। और जैसे आपने रिस्क स्टेटमेंट के लिए जो 3 पैरामीटर्स बताए ना, कॉज़ और फिर ये मतलब वी शुड नेम हम्म, दैट रिस्क, फिर उसके इम्पैक्ट क्या हैं। अच्छा, ये बिल्कुल। बातें जो हैं, वो जो आपने हेडिंग दी है ना उस फॉर्म के अंदर, तो वो लिखी तो मैंने उसमें यही चीज़ें हैं, लेकिन राइट। हमें उसके मिटिगेशन जो है ना सर, हमें मुख्तलिफ स्टेजेस में करना पड़ी। एक अच्छा। तो बिल्कुल डिज़ाइन के स्टडी के अंदर हमने इनकॉर्पोरेट करवाई पहले चीज़ें। हाँ, फिर हमने एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी जब हम डिसाइड कर रहे थे कि हमने काम को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कि फलाना बिल्कुल वर्क पैकेज हमने कैसे काम करके दिखाना है, हमने बिल्कुल उसके अंदर वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट करी। फिर सही। हमने कॉन्ट्रैक्ट की नेचर भी चेंज कर दी कि देयर इज़ नो वे दैट वी शुड बी गोइंग विद द लम्प सम, ओके। क्योंकि इसके अंदर है ही सारा खेल क्वांटिटीज़ के बढ़ जाने या कम हो जाने का। क्योंकि ठीक। रिस्क ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए मेरा, इस दफ़ा क्या पता ना हो, क्योंकि हमने डिज़ाइन में इतनी चेंजेस कर दी। हाँ तो मैंने बिल्कुल। उसको लम्प सम के बजाय रीइंबर्सिबल वो रीमेजरमेंट वाला रखवाया, ओके। ताकि फाइनल अकाउंट पे अगर कुछ कम भी हो गया, फर्ज़ कर लीजिए कि वो रिस्क अकर ही नहीं हुआ अगर, तो फिर हाँ, वो क्वांटिटीज़ माइनस होके क्या कहते हैं फाइनल अकाउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का क्लोज़ कर देंगे। राइट। तो 5-6 स्ट्रैटेजीज़ थी, वो इन्हीं कॉजेज़ को ज़हन में रख कर के, लेकिन सही कह रहे हैं कि मैंने इस तरह का कोई मैट्रिक्स नहीं बनाया था, हम्म। लेकिन शायद ज़हन में यही कैलकुलेशन ही चल रही थी कि हाँ, सबसे पहले तो इंग्रीडिएंट्स ऑफ कंक्रीट चेंज करा दूँ, टाइप ऑफ फलानी चेंज करा दूँ, बिल्कुल। कॉन्ट्रैक्ट चेंज करा दूँ, और वो काफ़ी मुझे लग रहा है कि जैसे मतलब हर दफ़ा मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे इस दफ़ा शायद बहुत अच्छी वर्किंग हो गई है। बट हम्म। गॉड नोज़, अभी देखते हैं लाइफ साइकिल में क्या होता है सर प्रोजेक्ट के, कि क्या निकल के आता है, देखिए, रिस्क और ही निकल बात के यह आ है कि जाएगा। आपने एक अच्छी कोशिश की, अच्छी मेहनत की, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे आसान और इससे ज्यादा डिटेल में, मतलब ज्यादा बेहतर आप काम कर सकते थे। आपने दरअसल अ, किसी चंद एक रिस्कों को मद्देनजर रख के पूरी रिस्क मैनेजमेंट कर दी। आप ये जरा गौर कीजिए, आपने कितने रिस्कों को मिस भी तो कर दिया। आपकी बिल्कुल ज्यादा सर, फोकस बिल्कुल। जो है वो इस स्पेसिफिक रिस्क के ऊपर रहा, और आपने सारी कहानी उसके गिर्द बनाई। बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर बाकी रिस्क भी कंसिडर हो जाते तो एक मुकम्मल पिक्चर बन जाती। और ये जो मेथड्स हम आपको बता रहे हैं, ये वो आसान तरीका है जिसमें हम सारे रिस्कों को साथ लेके चलते हैं। और देखें, रिस्क का मतलब ही ये है कि ये हो सकता है कर हो या हो सकता है कर ना हो।
जब मैंने प्रोविजन इसकी रखवा ली है कि जनाब अगर ये रिस्क अक्कर हुआ, आप यूं समझिए कि मैंने प्री अप्रूव्ड करवा लिया कि इन केस दिस रिस्क अकर्स तो इतने पैसे मस्ट बी रिलीज्ड, या ये चीजें हो, ये एक्शन लेने की जरूरत है। जब वो एक्शन लेने हैं तो उन एक्शंस की कॉस्ट भी तो होगी ना, उन पे रिसोर्सेज भी तो लगेंगे ना। बट दीज आर नॉट नेसेसरी स्टेप, दे विल ओनली बी टेकन एट अ सर्टेन पॉइंट। अब वो कौन सा पॉइंट होगा? देखिए मैंने एक बात कही थी कि अगर तो कोई रिस्क अक्कर हो जाता है तो वो तो रिस्क रहता ही नहीं है, वो क्या बन जाता है? इशू बन जाता है, इशू बन जाता है। उसको सॉल्व करना, रिजॉल्व करना, या वो जैसे कहते हैं जी प्लान बी पे चले जाओ और ये करो, वो सब वर्क अराउंड कहलाता है, और वो रिस्क की कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उसको हम वर्क अराउंड कहते हैं। तो वो जो है वो बेसिकली इशू की रेजोल्यूशन हो रही है। रिस्क के ऊपर जो इकदामात करने हैं वो रिस्क के अक्कर होने से पहले कर। अब एक है मिसाल के तौर पे आग लगने की का चांस है, तो हम कहते हैं कि जी फायर एक्सटिंग्विशर खरीद लो। नो, जिस खर्चा, मतलब यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगा दो जिससे ये कम हो जाएगा, इसका इम्कान ठीक हो गया जी। इम्कान नहीं कम होगा, उसका रिस्क वो सॉरी इम्पैक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जो ही आग लगेगी आप बुझा देंगे। तो आपने कहा जी इसमें मैंने इतना कम कर दिया, फाइन। तो इसका जो खर्चा है वो इमीडिएट है, फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा इमीडिएट है। इसके लिए हमें कोई बहुत इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो आप मिसाल के तौर पे आपके जो ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, फिनिशिंग से पहले पहले फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखो और फिर हम इंस्टॉल कर देंगे। इसका मतलब है कि फायर एक्सटिंग्विशर पे जो खर्चा होना है वो शुरू में हो जाना, राइट। लेकिन एक ऐसा कदम है जो आप कहें कि फायर फाइटिंग करनी है, तो फायर फाइटिंग ताकि डैमेज कम हो, वही मकसद वही है, डैमेज कम हो, तो हमें लोगों को पहले से वो इक्विपमेंट लेके देना होगा। मुसलसल उस पीरियड के दौरान जब तक रिस्क अक्कर नहीं करता उस वक्त तक उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी और वगैरह वगैरह, उस पे और अखराजात भी होंगे, इंस्पेक्शनें भी होंगी। तो इनके खर्चे कहाँ से आएंगे अगर ये रिस्क आपने कंसिडर ही नहीं किया? या जैसे फायर एक्सटिंग्विशर खरीदा था, अगर आपने लिख तो दिया कि फायर एक्सटिंग्विशर खरीदना चाहिए, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा नहीं रखा, अप्रूव करवा लें कि फायर एक्सटिंग्विशर्स खरीदने हैं या आपने ये वाला इकदाम लेना है, और ये तब लिया जाएगा जब ये रिस्क हमारे इतना करीब पहुंच जाएगा। उसको हम कहते हैं रिस्क ट्रिगर, या एक सेंसर हो जो ये सेंस करता रहे, देखता रहे कि यार ये रिस्क करीब तो नहीं आ रहा, करीब तो नहीं आ रहा। अगर वो एक खास लिमिट को क्रॉस करेगा रिस्क, तो फौरन घंटी बज जाएगी, ट्रिगर हो जाएगा, और इमीडिएटली वी विल टेक दोज एक्शंस टू रिड्यूस इट और व्हाटएवर। ये सारी मेरी रिस्क रिस्पॉन्सेज हैं मुख्तलिफ तरह की। कोई रिस्क रिस्पॉन्स शुरू में ही ले ली जाती है, कोई बिल्कुल रिस्क के अक्कर होते वक्त ली जाती हैं, पर जो होने से चंद कुछ देर पहले ली जाती हैं। ये सारे इकदाम से हम इस रिस्क को कंट्रोल करने की कोशिश करें। लेकिन रिस्क तो अक्कर हो जाएगा तो लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो हमने रिड्यूस किया होगा, और कुछ उसका असर हम पे ट्रांसफर भी होगा, जो कि हमने या तो उसको एज अ टॉलरेंस में रख के छोड़ दिया होगा, या अदरवाइज हमें नुकसान हो, जो रेजिडुअल रिस्क है कि मतलब हम पूरा रिस्क खत्म ही नहीं कर सकते, तो वो बस मजबूरी है, फिर उसका नुकसान जो भी हुआ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जो कॉन्टीजेंसी में आपने अमाउंट रखी है उसमें वो फिर पूरा हो जाएगा, राइट। ठीक जी जनाब। यानी सर प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट बैक, जी सर मुझे समझ आ गया। और ये जो है ना वाकई में आई नीड टू ड्रॉ इट ऑन माय व्हाइट बोर्ड, और बिल्कुल ये बिल्कुल। ये करनी चाहिए एक्सरसाइज, ये क्योंकि प्रोजेक्ट तो अभी स्टार्ट हुआ है, तो जी 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 देयर स्टिल टाइम कि अभी हम मतलब आखिरी 2 महीने जिसमें जो वर्क पैकेजेस एग्जीक्यूट होने हैं एज पर हमारे प्लान, उनके बिल्कुल। बारे में इस वक्त सोच लिया जाए। जी जी जी। देखिए ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, आप करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, तो आपके लिए सतही किस्म का नॉलेज काफी नहीं है। आप और ज्यादा तफसील में पढ़ें इन चीजों को। जिस तफसील में हमें पढ़ा जी रहे हैं, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आप करते हैं, आपको पता होगी, और आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और लाजमी बात है कि हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन योर माउथ, यू ऑलरेडी नो इट, बट इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो आपका नॉलेज अभी बाउंड्री में आ गया। अब आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाएंगे आप जवाब दे लेंगे। लेकिन अगर आपने ये काम प्रैक्टिसिंग नहीं है,
तो ये जरा ज्यादा मुश्किल है। फिर हमें एज्यूम करना पड़ता है कि अगर ऐसा मैं करूं तो कैसे करूंगा। अब जैसे आप तो लकी हैं कि आप प्रॉब्लम में हैं, तो आपने खुद उसको ट्राई आउट किया। लेकिन मुझे यकीन है कि जो बाकी लोग हमारी क्लास में हैं वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो उसको प्रैक्टिकली इमेजिन नहीं कर पा रहे। यू आर लकी दैट यू हैव ट्राइड टू डू इट। अच्छा, इसी तरह से ये क्वालिटेटिव को आप देख क्वांटिटेटिव को देख लीजिए। ये बड़ा असल में यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है वो काफी नहीं है। इससे ज्यादा तफसील में पीएमबीओके के अंदर 6th एडिशन में पूरा चैप्टर है, उसको तफसील में पढ़ सकते हैं। और उससे भी ज्यादा डिटेल में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का जो किताब है, नई किताब जो आई है, द स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट रिस्क प्रोग्राम, पोर्टफोलियो प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट रिस्क, इसको पढ़ें। या अगर आपने पोर्टफोलियो प्रोग्राम के चक्कर में नहीं पढ़ना, तो इससे जो पिछली किताब है वो था प्रैक्टिस स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट। तो मतलब ये है कि और ये चीजें जब आप पढ़ेंगे और आप इतना शौक जब इसमें कर रहे हैं रिस्क के बारे में, तो मैं ये समझता हूँ कि पीएमपी करने के फौरन बाद आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी बन सकते हैं। उसकी भी सर्टिफिकेशन बड़े आराम से पास कर लेंगे आप, इंशाल्लाह। ये उसके जो नेगेटिव रिस्क के की स्ट्रेटजीज हैं, ये आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। ये पॉजिटिव जी रिस्क सर, की स्टेट स्ट्रेटजी, वाइड ट्रांसफर, जी जी बिल्कुल। एग्जैक्टली। ये कॉन्टिजेंसी प्लान ट्रिपल की ई एस बात हो के रही है, इंस्टा करके पढ़ी। बिल्कुल। तो ये तो हो गया जी एक चीज। इसके बाद आपने दूसरा जो सवाल पूछा था चेंज मैनेजमेंट के हवाले से था, मैं उस पर भी चला जाता हूँ। थोड़ा हेल्ड हो गया, मेरा ख्याल है आप दोनों, आपके अलावा कोई भी नहीं आया। हाँ नहीं सर, वो जफर उनका रिस्पॉन्ड ही नहीं मैसेज आया कर था रहे। ना, वो उनका मैसेज आया था ना, वो जो खातून है उन्होंने कहा था कि शायद वो आज नहीं आ पाएंगे। हाँ उन्होंने तो कहा था, जी जी, उन्होंने बताया था कि वो शायद आज नहीं आ पाएंगे। और जफर का कोई जवाब नहीं आया था। नहीं, हाँ उन्होंने खुद कोई रिप्लाई नहीं किया था। हम्म, ये है जी मैनेज प्रोजेक्ट चेंज। देखिए इसने बड़े आला तरीके के साथ चार, इसने वो उसके एनेबलर्स दिए हैं, मतलब चार इसके जो प्रोसेस दिए हैं। वो कहता है सबसे पहले एंटीसिपेट एंड एम्ब्रेस द नीड फॉर चेंज। आपको चेंज की क्यों जरूरत पड़ रही है, राइट? पहले तो जी वो जैसे हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस टू चेंज होती है, तो पहले लाजमी बात है कि हम कहते हैं कि नहीं यार क्यों चेंज आ रही है। तो पहले तो उसको समझें, और अगर वाकई वो जायज चेंज है तो उसे एम्ब्रेस करें। रिकग्नाइज दैट चेंज इज इनएविटेबल ऑन ऑल प्रोजेक्ट। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। और जो लोग वो जैसे कहते हैं ना कि जो सख्त दिमाग के होते हैं कि नहीं नहीं जी कोई बात, वो नो चेंज एट ऑल। भाई कुछ बात तो सुन लो, देख तो लो कि क्या है, क्या मसला। तो आपने चेंज, जिस तरह आपने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे, इस तरह जो चेंज की जब जरूरत पड़ती है तो आप उसमें जरा खुले दिमाग के साथ बैठिए। चेंज के हवाले से मैंने ये बताया था कि चेंज जो है प्रोजेक्ट में सिर्फ उस वक्त आ सकती है जब उसकी कोई बेस लाइन डिस्टर्ब हो। अगर किसी बेस लाइन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, कौन सी बेस लाइन है, स्कोप की है, टाइम की है और कॉस्ट की है, अगर ये तीनों बेस लाइंस में कोई तब्दीली वाकया नहीं हो रही है उस चेंज से जो कि आपने आइडेंटिफाई की है, तो आप मेरी तरफ से ये जहन में बिठा लीजिए कि दिस इज नॉट अ चेंज एट ऑल, बिकॉज यू डोंट नीड फॉर एनी एक्शन, you don't need to seek permission from anyone. If there is no impact on scope, time or cost, then it is not to be taken up to the change control board. This is an internal matter. Project manager is the decision authority. वो मिसाल के तौर पे आज मियां असलम नहीं आया तो अजमल आ गया है उसकी जगह काम करने,
अगर वो दोनों की एक ही कैपेबिलिटी है, एक ही जितना काम करते हैं, एक ही जितने पैसे लेते हैं, तो फिर क्या मसला है? ना तो पैसे में चेंज आई, ना स्कोप में चेंज आई, ना टाइम में चेंज आई, तो व्हाई एम आई बॉदर्ड? ये बात समझ रहे हैं ना? तो इस जी सूरत सर। में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू कैन चेंज एनीवन। बस एक बात का ख्याल रखना है कि स्कोप या टाइम या कॉस्ट पे अगर असर आ रहा है तो this has to be a proper change request and it has to be approved by the change control board. एक तो ये आपने आइडेंटिफिकेशन में आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि चेंज वैलिड होनी चाहिए। दूसरी बात, चेंज को हैंडल कैसे किया जाना है उसकी स्ट्रेटजी सोच के रखें। अच्छा देखें, रिस्क और चेंज में फर्क है। रिस्क एक अनहोनी थी जिसके होने का कोई परसेंटेज थी। चेंज क्या है? चेंज इज कमिंग, मतलब चेंज का आइडिया क्यों आया? As a result of performing the project, we find certain truth coming out, which necessitates, जो कहती है कि जी ये तो स्कोप पे या टाइम पे या कॉस्ट पे इतना असर पड़ गया है, अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए। तो करेक्ट करने के लिए जो इकदामात करने हैं वो हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो हम जो चेंज सजेस्ट करेंगे, हम उसकी स्ट्रेटेजी भी डिटरमिन करेंगे कि इस चेंज को कैसे हैंडल किया जाए। जैसे आपने रिस्क के हवाले से एक पूरी रिपोर्ट बना के दी थी, यहाँ आप एक रिपोर्ट बना के देंगे कि जनाब ये चेंजेस हैं, इस चेंज को करने से यहाँ इस जगह पे फर्क पड़ेगा और इसको हैंडल करने के ये 2 तरीके या 3 तरीके हैं। तो बिल्कुल आप उसमें रिकमेंड करेंगे कि अगर आप मेरा पहली सजेशन को मानते हैं जो कि बेस्ट अप्रोच है, तो इतना खर्चा होगा, इस पे ये कुछ होगा, और अगर ये नहीं मानते तो दूसरी मेरी ऑप्शन ये है, तीसरी मेरी ऑप्शन ये है। तो आप खुला तफसील के साथ अपना पूरा रिपोर्ट पेश करते हैं। चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं इसको। ये तो चेंज रिक्वेस्ट बनाने का अमल हो गया। फिर है एग्जीक्यूट चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू द मेथोडोलॉजी। लाजी बात है, आपने ये जो चेंज रिक्वेस्ट चेंज कंट्रोल की प्रोसीजर फॉलो किया, अप्रूव कराया, जो भी हुआ अप्रूव हो गया, उन्होंने कहा ठीक है डू इट। अब आपने एग्जीक्यूशन के दौरान उसके ऊपर अमल पैरा भी होना है और उस चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने उसको एग्जिस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट का काम हो रहा है उसकी मेथोडोलॉजी पे अप्लाई करना है। जिस अप्लाई करने के लिए जरूरी ये होगा कि जो चेंजेस अप्रूव हुई हैं उसके असरात को तमाम एग्जिस्टिंग प्लान्स के ऊपर अपडेट किया जाए। ऐसा ना हो कि एक चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हुई पड़ी है लेकिन आपने उसके मुताबिक कॉस्ट, टाइम और बाकी जितने सारे नॉलेज एरियाज, सारे प्लान्स को उसके मुताबिक अलाइन नहीं किया, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आफ्टर एवरी चेंज रिक्वेस्ट अप्रूवल वी मस्ट अपडेट all our project documents and project management plans. Everything must be updated accordingly, as if जो लोग फील्ड में एग्जीक्यूशन में काम कर रहे हैं उनको कहा जा सके कि अब आज की तारीख के बाद से आप ये नया वाला जो अपडेटेड प्लान है सिर्फ इसी पे अमल करेंगे, पिछला वाला छोड़ दें। वो जो टाइमलाइंस आपको दी थी वो छोड़ दें, ये नई टाइमलाइन ले लें और अब के बाद आपने इसको फॉलो करना है। और ये इंश्योर करना आपका काम है कि कोई ऐसा ना हो कि कोई इस पे अमल कर रहा हो, कोई पुराने प्लान पे अमल कर रहा हो, ऐसा ना हो। फिर जनाब डिटरमिन अ चेंज रिस्पांस टू मूव द प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। आपने जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं उसके मुताबिक कोई करेक्टिव एक्शन है, कोई डॉक्यूमेंट्स में चेंज है, व्हाटएवर अप्रूवल लिया, जो भी कार्रवाई करनी है वो सारे इकदाम आपने इसमें पूरे करने। दिस इज हाउ चेंज इज ब्रॉट इन। इसके हवाले से एक चार्ट भी यहाँ कहीं बना होगा, ये वो है, ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चेंज मैनेजमेंट प्लान, who can propose the change, what exactly constitutes a change, what is the impact of change on the project objectives, what steps are necessary to evaluate change request, when the change request is approved, what project documents must be amended, ये मैंने आपको सब बता दिया। How will these actions be monitored to confirm that they have been completed satisfactorily? और चेंज की कॉजेज भी लिखी हुई हैं। इनएक्यूरेट हो सकता है, शुरू में जब आपने एस्टिमेट लगाया उसमें कोई इनएक्यूरेसी हो, कोई स्पेसिफिकेशंस बदल गई हों, कोई नए रेगुलेशंस आ गए हों, कोई रिक्वायरमेंट मिस आउट हो गई हो बिल्कुल आउटराइटली, तो ये तो हैं चीजें। अच्छा मजे की बात ये
कि ये चीजें पहले रिस्क थी, लेकिन अब चेंज रिक्वेस्ट की सूरत में बन गई, क्योंकि अब डैमेज कॉज हो चुका है, अब रिस्क अक्कर हो चुका है। ठीक है जी, मतलब आपको पहले खदशा था कि हमारे इनिशियल एस्टिमेट गलत ना हो जाएं, वो तब रिस्क था, लेकिन जब कोई एक भी गलत एस्टिमेट इनएक्यूरेट साबित हो जाता है, तो मेरी चेंज रिक्वेस्ट की कार्रवाई इशू तो रेज हो गया ना। तो फिर मैं चेंज रिक्वेस्ट बनाता हूँ कि ओहो, ये एस्टिमेट हमसे गलत लग गया था, अब इसका हल ये है और इस पे इतना पैसा खर्च होगा और ये होगा वो होगा, और फिर उसके मुताबिक फिर आप उस कार्रवाई को करते। इसका एक बाकायदा एक चेंज कंट्रोल सिस्टम है कि मतलब जिसके बगैर तब्दीली लाई जा नहीं सकती। आपको स्ट्रिक्टली मतलब खास तौर पर ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट के अंदर, एजाइल का तो सिस्टम डिफरेंट है, जो ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें you must have enforced a proper change control system, and this change control system is so well detailed कि every knowledge area, मतलब स्कोप की चेंज कंट्रोल कैसे होनी है, टाइम की चेंज कंट्रोल कैसे होनी है, कॉस्ट की कैसे होनी है, प्रोक्योरमेंट की, स्टेक होल्डर की चेंज कंट्रोल, हर नॉलेज एरिया का चेंज कंट्रोल का मैकेनिज्म उसके प्लान का पार्ट होना चाहिए। या ये जितने भी नॉलेज एरियाज हैं, इनके जो चेंज कंट्रोल के सिस्टम्स हैं, उनको आप अगर वहां से निकाल के एक अलग डॉक्यूमेंट में कंपाइल कर लें, ताकि आपको एक प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्लान मिल जाए, तो चेंज कंट्रोल का अलग डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। लेकिन अगर ना बनाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर नॉलेज एरिया का जो मैनेजमेंट प्लान है, ये उसका पार्ट भी हो सकता है। ये तो है कि एक चेंज को लाना कैसे है, तरीका क्या होगा, ये कहलाता है चेंज कंट्रोल सिस्टम, और इसका एक बाकायदा प्लान है। इसमें उसका फॉर्मेट होगा, चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म की क्या शक्ल होगी, उसके क्या कॉलम्स, वो रोज वगैरह वगैरह, उसको ट्रैक करने का मेथड होगा, मतलब वो ये चेंज रिक्वेस्ट लॉग बनेगा, जहां सारी चेंज रिक्वेस्टें वहां पे रिकॉर्ड की जाएंगी कि अब तक ये चेंज रिक्वेस्ट आई है, फिर आगे एक्शन लिखा होगा, ये अप्रूव्ड होगी, रिजेक्ट होगी, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, वट। तो इसी तरह ये फिर प्रोसेस उसकी होंगी, उसकी फिर अप्रूवल के लेवल होंगे। अल्टीमेटली जब कोई चेंज अप्रूव हो जाती है, तो दैट गोज इनटू द चेंज लॉग। एक तो था ना चेंज कंट्रोल, चेंज रिक्वेस्ट रजिस्टर था, एक चेंज लॉग है। चेंज रिक्वेस्ट रजिस्टर में जितनी चेंज रिक्वेस्टें की जा रही हैं, वो लिखा हुआ है, उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि जी ये इनके साथ क्या सलूक हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो चेंज लॉग है, उसमें वो चेंज रिक्वेस्टें जो अप्रूव हो जाती हैं, सिर्फ उनको डाला जाता है और फिर उनको मॉनिटर किया जाता है कि ये चेंज जो है ये कैसी, हाउ वेल वाज इट इम्प्लीमेंटेड, व्हेन वाज इट इम्प्लीमेंटेड, हु इम्प्लीमेंटेड इट, वगैरह वगैरह वगैरह। ये कहलाता है चेंज लॉग। तो ये सारा मैकेनिज्म एक चेंज को हैंडल करने का इज चेंज कंट्रोल सिस्टम, राइट, एंड इट इज डिफाइंड इन द चेंज कंट्रोल प्लान। इसी तरह से एक मिलती जुलती एक और भी चीज है, उसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ वेरियस वर्जन्स ऑफ एनीथिंग, ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ऑफ अ प्रोडक्ट। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी ये मैंने एक, जैसे आपने बनाया रिस्क प्लान बना दिया मैंने, अब वो रिस्क प्लान जो है वो आप रिवाइज करेंगे। जब रिवाइज करेंगे से एक आपका बॉस कहता है नहीं यार ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, आप उसको जाके रिवाइज करते हैं। तो वो जो पहला वर्जन था वो जाया नहीं करना, उसको बाकायदा आर्काइव में महफूज कर लेना है, और जो अमेंडेड वर्जन है उसको बॉस से जाके आप अप्रूव करवा लेंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद पता चलता है नहीं उसमें कुछ और चेंज आ गई, तो वो उसके जितने भी 8, 10, 20, 40 वर्जन बनेंगे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, दे ऑल विल बी kept in safe custody, and whenever needed you can get back and you can consult कि जी पहले क्या था फिर क्या हुआ, एनालिसिस के लिए जरूरत हो सकती है और पर्पसेस हो सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि पिछले डाटे का रिकॉर्ड महफूज रखना और अपडेट रखना। चेंजेस का भी ये रिकॉर्ड रखता है। तो मतलब ये है कि चेंज कंट्रोल सिस्टम ओनली डील्स विद हाउ टू ब्रिंग अबाउट आ चेंज रिक्वेस्ट, और फिर उसको आके फॉलो अप कैसे करना है, एक कोई भी चेंज को कैसे हैंडल करना है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट कीप्स अ ट्रैक, कीप्स अ रिकॉर्ड of all the changes, all the documents, all the products in the project.
तो ये रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म समझ लीजिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। फिर यहाँ उसने कहा जी कि प्रोजेक्ट में को कैसे चेंज को मैनेज कैसे करते हैं, पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि इसका असर क्या होगा स्कोप पे, टाइम पे, कॉस्ट पे, फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं कि इसका ये हल हो सकता है, और अपडेट वो जो भी अप्रूवल वगैरह के बाद आप उसके जब अप्रूवल हो जाता है तो आप रेलेवेंट प्लान जो है जहां जहां उसका असर जा रहा है उस सब जगहों पे अपडेशन कर देते हैं। ये उनसे भी ज्यादा तफसीली है। वो कहते हैं चेंज रिक्वेस्ट फॉर्म आया, चेंज इनिशिएटर ने उसको फिल किया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस चेंज रिक्वेस्ट को लॉग कर लिया, मतलब रजिस्टर में डाल दिया। फिर उसने देखा कि चेंज रिक्वेस्ट का पास का फिल्टर क्या है कि चेंज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है या नहीं हुई है। अगर रिजेक्ट हो गई तो वापस भेज दें कि वो उसको करेक्ट करके दोबारा भेजे या व्हाटएवर। और अगर वो एक्सेप्ट हो गई है, आप उसे ये देखते हैं कि डिलीवरेबल पे इसका क्या असर पड़ता है। अगर कोई असर नहीं पड़ता तो भी वापस कर दें, और अगर पड़ता है तो फिर पीएम ये प्रोजेक्ट मैनेजर ये देखता है प्रिपेयर्स इम्पैक्ट स्टेटमेंट फॉर चेंज रिक्वेस्ट, इसका असर स्कोप पे, टाइम पे, कॉस्ट पे क्या है। अगर तो माइनर इम्पैक्ट है, छोटे मोटे इम्पैक्ट है, जो मैंने कहा कि ऐसी चीजें जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर की स्वावदीद में होती हैं, तो अगर तो माइनर आइटम्स हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर को वो इसका मजाज है कि खुद ही से अप्रूव करते हैं। और अगर मॉडरेट है तो प्रोजेक्ट मैनेजर और स्टेक होल्डर मिलकर रिव्यू करें, और अगर बहुत मेजर इम्पैक्ट है तो प्रोजेक्ट मैनेजर, स्पॉन्सर और स्टेक होल्डर रिव्यू मिलके उस चेंज रिक्वेस्ट को अप्रूव करेंगे। ये वहां यहाँ पे उसको ऑथराइज कर देते हैं। उसके मुताबिक हम अपना कम्युनिकेशन प्लान अमेंड करते हैं कि जी कम्युनिकेट पहले कम्युनिकेशन कैसे होनी थी और अब कैसे उसको करना है। फिर उस चेंज को एग्जीक्यूट किया जाता है, प्रोजेक्ट को उसके हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, एंड वी मूव ऑन, और ये साइकिल चलती रहती है। ये जनाब उसने बताया अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट क्या होती है, गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग दी प्रोजेक्ट चेंजेस। ये जनाब चेंजेस के ऊपर बात खत्म हो गई। इज इट ओके? जी सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर मैंने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले चेंज करवाया है। जो मैं रिस्क अच्छा, कह रहा हूँ ना, वो बेसिकली फिर वो मतलब बेस्ड ऑन द प्रीवियस नॉलेज हाँ हाँ और उन तमाम सर्कमस्टेंसेस को इवैल्यूएट करके प्रोजेक्ट के अंदर इनिशिएशन फेज में ही वो चेंज इनकॉर्पोरेट करवाया है, ठीक क्योंकि है, वो गलती पहले ही ड्राइंग में नजर आ रही थी, क्योंकि वो नहीं उन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया हुआ था उस प्रॉब्लम को, ओके ओके, उसकी फिर तो फिर मिटिगेशन को। डिफरेंट, तो मुझे फिर वो समझ आ रिस्क रहा ना है कि वो हुआ, ये कराया। जी सर। फिर वो रिस्क नहीं था, वो गलती थी। सर वो रिपीटेटिव गलती थी ना सर, वो पहले हो हाँ गया, वही आप एक डिजाइन कॉपी पेस्ट करके दोबारा चला हाँ, रहे हैं, जबकि वो इट वाज गलती के ऊपर पार्ट ऑफ आपने प्लान। 200 मिलियन खर्च कर दिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को कि भाई वो कंक्रीट को इम्प्रूव कर लो, लेंथ बढ़ा लो, या मेथोडोलॉजी वर्क करने की चेंज कर दो, कुछ नहीं सोच रहे थे, बस वही कॉपी पेस्ट वो एग्जीक्यूट करा कॉपी दो। पेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल। तो ये तो अच्छा जी, ये भी हो गया। अब मुझे बताइए, आखिरी नेट प्रमोटर स्कोर है ना आपका। जी जी सर, वो बिल्कुल। नेट प्रमोटर स्कोर, एक मिनट। अच्छा जी, मैं उसको दोबारा से शेयर करता हूँ नेट प्रमोटर को, 5 में। नेट प्रमोटर स्कोर दरअसल एक मेथड है, एक मेथड है। बुनियादी तौर पे अगर आप देखें तो ये किस हेडिंग में चल रहा है, ये चल रहा है जनाब, नजर आ रहा है, बिजनेस टॉपिक भी। जी जी सर, नजर आ रहा एवेलुएट है। एंड बिजनेस डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू, राइट। वैल्यू। इसमें बहुत सी चीजों में से एक टूल ये भी है। पहले ये देख लीजिए कि वो बहुत सी चीजें कौन सी हैं। ये देखिए, नेट प्रमोटर स्कोर और ए बी टेस्टिंग, इससे पेशतर बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान होता है, अर्न्ड वैल्यू है जो कि आपने पढ़ी है, आरओआई है, एनपीवी है, आईआरआर, ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं, कॉस्ट जी बेनिफिट सर। एनालिसिस है, डिसीजन ट्रीज हैं जो कि रिस्क में लिए जाते हैं, ईएमवीज हैं, मोंटी कार्लो एनालिसिस रिस्क में किया जाता है। मैं इनकी तफसील में नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली नेट प्रमोटर स्कोर की तरफ जाता हूँ।
नेट प्रमोटर स्कोर में जब आप नेट प्रमोटर स्कोर को वो डिफाइन करता है कि ये कस्टमर की विलिंगनेस को टू रिकमेंड अ प्रोवाइडर्स प्रोडक्ट और सर्विस टू अनदर ऑन अ स्केल ऑफ -100 to 100। आप कस्टमर से बाद में जब काम खत्म हो जाता है या जब आपको कहते हैं फीडबैक दें, उससे आप फीडबैक मांगते हैं कि जनाब आप हमारे साथ हमने आपके साथ काम किया, क्या आप हमारी सर्विसेज को आइंदा किसी को रिकमेंड करेंगे? एक सिंपल सवाल हो, ऑन अ स्केल ऑफ -100 to 100, ठीक है जी। तो इसका ठीक है। मतलब ये हुआ कि जो माइनस वाले हैं वो नेगेटिव स्कोर्स हैं, जो पॉजिटिव वाले हैं वो पॉजिटिव स्कोर्स हैं। तो एनपीएस का स्कोर बनता है परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स एंड परसेंटेज ऑफ डिट्रैक्टर्स। परसेंटेज ऑफ प्रमोटर्स जो हमारे फायदे में है, जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, जो हमें अच्छा स्कोर दे रहे हैं, और डिट्रैक्टर्स जो लोगों को डिट्रैक्ट कर रहे हैं। हायर स्कोर इंडिकेट्स कस्टमर डिलाइट एंड विलिंगनेस टू रिकमेंड द सॉल्यूशन। मतलब ऐसे लोग, अगर सारे लोग आपके कस्टमर बहुत आपसे खुश हैं और सारे कहते हैं जी हम आगे तो जरूर रिकमेंड करेंगे, तो वो दैट मीन्स कि हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज देयर। अब आप क्या करें कि ये जो भी कुछ स्कोर आपका आया है उसको असाइन कर दें एक नंबर 0 से 10 तक। ठीक है जी, कितने लोगों ने आपको -100 दिया, किसने कितना दिया, जो भी कोई हिसाब किताब दिया, अब उस सारे स्कोर को आप 0 से 10 में कन्वर्ट कर लें। जो 0 से 6 तक का स्कोर है, ये वो लोग हैं जो आपके खिलाफ वोट कर रहे हैं कि इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है जी। 7 से 8 वाले वो लोग हैं जो इनडिसाइसिव हैं। ठीक है जी। 7 to 8 का जो स्कोर है वो तकरीबन इनडिसाइसिव है। इनडिसाइसिव लोगों को कंसिडर ना करें, प्रमोटर्स को देखें। मतलब अगर आपने 0 से 10 के ऊपर स्कोर मांगा है तो 9-10 जो आपको स्कोर देगा वो सिर्फ आपके प्रमोटर्स हैं। जो 7-8 देंगे वो पैसे में हैं, वो उनको आप रिडंडेंट समझें। और 0 से 6 अगर आपका स्कोर आता है तो दिस इज बैड। तो इसका मतलब है कि जितने फीसद लोगों ने आपको 9 और 10 का स्कोर दिया है उनको रखें पहली जगह पर, और जितने लोगों ने आपको 0 से 6 का दिया उसको रखें डिटेक्टर की जगह और इसको माइनस कर दें। यहां पे आपको क्लियरली नजर आएगा, ये है जी डिटेक्टर 0 से लेके 6 तक, 7 से 8 तक और 9 से 10 तक। प्रमोटर्स जितने भी हैं जो 9 और 10 का स्कोर देने से के 25 लोग हैं, तो 25 माइनस डिट्रैक्टर्स जो हैं, फर्ज करें ये 13 लोग हैं, तो अगर आपका स्कोर पॉजिटिव आता है एनपीएस स्कोर, तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स बेहतर है। लेकिन हमने प्रमोटर किसको कहा? सिर्फ टॉप 2 9 और 10, और हमने डिटेक्टर्स को तो 6, बल्कि 0 से लेके 6-7 वैल्यूज बनती हैं, और पैसिव्स को हमने कंसिडर ही नहीं किया। इसी तरह जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, डिटेक्टर्स जो हैं वो हमारे लिए मसला है। इनका स्कोर 0 से 6 तक होता है। दे रिक्वायर प्रोएक्टिव आउटरीच टू मिटिगेट ब्रांड डैमेज। ये हमारे ब्रांड को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इनको प्रोएक्टिवली हमें, इससे बेहतर कि ये लोग अपना एक्शन शुरू करें, हमें इनको पैसिफाई करना होगा। दे आर नॉट पार्टिकुलरली सेटिस्फाइड बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो मतलब हो सकता है कि उनकी समझ में फर्क हो या कोई मसला हो। पैसिव वो लोग हैं 7 से 8 का स्कोर देते हैं, और दे आर ससेप्टेबल टू कम्पिटिटिव ऑफरिंग। अगर कोई डिट्रैक्टर टक्कर गया पैसिव को, तो वो इसको भी डिट्रैक्टर बना देगा। तो हम पैसिव को डील करते हैं कि वो उसको प्रमोटर बनाने की कोशिश करते हैं, या कम से कम कि वो पैसिव ही रहे, वो डिट्रैक्टर ना बन जाए। सो दे आर लेफ्ट आउट ऑफ द एनपीएस कैलकुलेशन। प्रमोटर जो हैं ये वो हाईएस्ट स्कोर आइटम्स हैं, लॉयल हैं, they are likely to repurchase from you, and they fuel viral growth through word of mouth.
ठीक है, जब आप कहते हैं ना जी ये इसने इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, तो वो और भी 10 लोग सुनते हैं, वो भी फिर आपकी तरफ आते हैं। तो ये कहलाता है जी नेट प्रमोटर स्कोर। तो एवेल्युएट एंड डिलीवर प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू में आप इसको नेट में आप इनिशिएट करते हैं, कस्टमर स्ट्रेटजी एंड कॉन्टेक्ट होता है, फिर आप लिसन एंड रिएक्ट करते हैं उस स्ट्रेटजी के मुताबिक, क्विक विंस बनाई जाती हैं कि हम क्या पहले डिलीवर कर दें जिससे कस्टमर खुश हो, और फिर उसके बाद हम बिग बेट्स बनाते हैं। इनिशिएट में हम एग्जेक्टिव कमिटमेंट कर लेते हैं ये काम हम करेंगे, क्रिएट इनिशियल प्रोग्राम गवर्नेंस स्ट्रक्चर और चेंज मैनेजमेंट प्लान, तब्दीली लाने का। कस्टमर स्ट्रेटजी में आ जाती है कस्टमर कौन है, उसके टच पॉइंट्स क्या हैं, उसकी की अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, हु नीड्स टू बी इन्वॉल्व, और फिर हम उसको सुनते हैं, प्लान करते हैं, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट डेटा कलेक्शन, और इसी तरह उसका जो लूप क्लोज लूप फीडबैक का प्रोसेस है उसको करते हैं डिजाइन। ये सारा आपने नेट प्रमोटर स्कोर हासिल करने के लिए कर रहे हैं। फिर जनाब टर्न डेटा इनटू इनसाइट्स एंड इनसाइट्स इनटू एक्शन। जब ये आपने सारा नेट प्रमोटर स्कोर बना के कैलकुलेशंस कर ली और अंदाजा लगा लिया, तो फिर आप उस वो आपने इनसाइट्स में बदल दिया, और फिर उन इनसाइट्स के नतीजे में आप कहते हैं अब हमें ये एक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, कि जी हम अपने जो डिस्ट्रैक्टर्स हैं उनको रिड्यूस करने की कोशिश करें, या हम अपने पैसिव्स को संभालने की कोशिश करें, या क्या करें। फिर जनाब विद प्रोसेस वैलिडेटेड मूव ऑन टू द लार्जर अपॉर्चुनिटीज, और फिर आप मजीद आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं। ये हो गया जी नेट प्रमोटर स्कोर। सर यहाँ पे मुझे ये कॉन्सेप्ट जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर मैं देखूं तो क्या ये कोई कंसल्टेंट एम्प्लॉयर्स स्पेसिफिक होकर के किसी एम्प्लॉयर से बिजनेस लेने के लिए इस स्ट्रेटजी को, इस क्यों टेक्निक को नहीं, यूज क्यों नहीं, करेगा, बिल्कुल या फिर बिल्कुल। इस तरह कोई देखिए एम्प्लॉयर किसी कंसल्टेंट को पिक करने के लिए भी बहुत सारे कंसल्टेंट्स में से सर, ये इसको बिल्कुल इस्तेमाल लीगल कर है, सकता है? ये बिल्कुल लीगल है कि आप जिसका काम करते हैं आप उससे फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं कि नहीं कराते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है। ये वही चीज है, और इससे हम वो डाटा उठा रहे हैं जो हमें आइंदा बिजनेस लेने में मदद करेगा। तो डेफिनेटली आप ठीक कह रहे हैं। सर लेने और देने दोनों में? अभी तो हम कस्टमर से पूछ रहे हैं ना अपने। जी सर, मैं अब इसको थोड़ा सा दूसरा पर्सपेक्टिव सोच रहा था कि क्या there is a team of consultants who provide certain services, हम्म, and being an employer we need to choose the best there is. बिल्कुल तो बिल्कुल। उस केस में इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है सर ये? क्योंकि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे, क्योंकि हम लोग ही उसको उसके जज हैं, और हाँ हो सकता है कि एक कंपनी के 3-4 प्रोजेक्ट मैनेजर्स हों या 4-5 डिपार्टमेंट्स हों, प्रोक्योरमेंट, क्वांटिटी बिल, सर्वेइंग का, कोई बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट्स का, बिल्कुल फिर एग्जीक्यूशन का, बिल्कुल। वो अपने अपने वोट्स दे रहे हों और फिर उनके जरिए सिलेक्शन हो रही हो कि जी दिस इज द बेस्ट फिट फॉर अवर प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ देखिए पिकिंग दिस वन। उसका तरीका ये होगा कि जो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर होगा वो जब अपना काम कर लेगा तो वो एक फॉर्म सर्कुलेट करेगा उन तमाम लोगों से जिनमें उनका इंटरेक्शन रहा है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज के स्टेक होल्डर्स होंगे। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वही टीम हो जिसने काम किया हो, या वही टीम हो जिसे चेक करना हो। सारे ब्रीड के लोग होंगे उसमें शामिल, और उससे फिर नेट प्रमोटर स्कोर बनाया जाएगा। तो बेसिकली ये कस्टमर जो सॉरी जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये उसके फायदे की चीज है कि वो उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी दुरुस्त करने की कोशिश कर सकता है, स्टेक होल्डर को बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकता है, और फिर उस अगली दफा उससे उस चीज को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक। जी जनाब, तो ये तकरीबन हमने घंटे लगा दी है। और कोई जी चीज जी हो तो सारे आप मुझे बताइएगा, फिर मैं अगली दफा उसको भी कवर कर लूंगा। ठीक से। बस सर आपसे वो एक एक बुक की और वो कुछ एक्टिविटीज की रिक्वेस्ट की थी, अगर आपके पास हो सर वो तो सर वो मैंने शेयर अभी कर दीजिएगा। अपलोड करनी शुरू की हुई है, मेरा ख्याल है कि हो गया ठीक होगा, आप चेक कर लीजिए उसी जगह पे, उसी साइट ठीक है। पर। मैंने वो अभी देखा कि वो उसके अंदर आई डोंट नो व्हाई वो चीजें कॉपी क्यों नहीं हुई, मगर मैंने तो उसमें अपलोड की थी। अभी मैं कंप्लीशन हो जाती है तो मैं खुद दोबारा चेक करके फिर आपको कंफर्म करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। चले जी, टेक केयर। थैंक यू जी, अल्लाह ओके, हाफिज। खुदा हाफिज।